everyone, this is Neha. Welcome back to the channel. Hope you all are doing great. तो बिजनेस स्टडीज का पार्ट 1 हम लोगों ने पूरा कंप्लीट कर लिया। पार्ट 1 के अंदर हमारे पास में कितने चैप्टर्स थे? 8 चैप्टर्स थे। 8 के 8 चैप्टर्स हम लोगों ने वन शॉट के अंदर कंप्लीट करे हैं, मतलब 50 मार्क्स हम लोग हमारे सिक्योर कर चुके। अब आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हमारा पार्ट 2। देखो पार्ट 2 के अंदर हमारे पास में सिर्फ 4 चैप्टर्स हैं, लेकिन अकेले 4 चैप्टर्स का वेटेज है 30 मार्क्स। चैप्टर नंबर 9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट, चैप्टर नंबर 10 फाइनेंशियल मार्केट, ये दोनों चैप्टर्स हमारे 15 मार्क्स के हैं। उसके बाद में चैप्टर नंबर 11 मार्केटिंग मैनेजमेंट, लास्ट चैप्टर कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ये दोनों चैप्टर्स भी हमारे 15 मार्क्स के हैं। तो पार्ट 2 आज से स्टार्ट करते हैं और सिक्योर करते हैं हमारे 30 मार्क्स। आज हम लोग स्टार्ट करें हमारा चैप्टर नंबर 9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट। देखो ये चैप्टर के अंदर थोड़ी सी टेक्निकल टर्म्स ज्यादा है, समझने वाली चीजें ज्यादा हैं, तो इस चैप्टर को हम वन शॉट में ना करके इस चैप्टर को हम पार्ट्स के अंदर कंप्लीट करेंगे। कोशिश करेंगे 3 to 4 पार्ट्स के अंदर हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट कर दें। टेंशन मत लेना, कोर्स कंप्लीट होने वाला है। जैसे ही कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, मैंने सोच रखा है कि हम लोग एक 20 to 30 मिनट्स की रिविजनरी सीरीज स्टार्ट करेंगे, जिसमें मैं आपको हर चैप्टर के रिविजनरी वीडियोस प्रोवाइड करूंगी। तो अभी पार्ट्स के अंदर कर लो, उसके बाद में हम लोग प्रॉपर्ली रिवाइज भी करेंगे। अच्छा देखो, जितने भी नोट्स हैं सारे नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे, जिसका नाम है NY क्लासेस बाय नेहा जांगे। तो जैसे ही चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, मैं सारे नोट्स टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगी, वहां से कलेक्ट कर लेना। शुरू करते हैं हम लोग हमारा चैप्टर। तो देखो चैप्टर का क्या नाम है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। 2 वर्ड्स हैं यहाँ पर। एक वर्ड क्या है? फाइनेंशियल यानी कि फाइनेंस, दूसरा क्या है? मैनेजमेंट। देखो मैनेजमेंट हम लोग पूरे पार्ट 1 के अंदर पढ़ के आए हैं। मैनेजमेंट का मतलब क्या है? किसी भी काम को एकदम सिस्टमैटिक तरीके से करना, काम को ऐसे करना कि काम को करने की कॉस्ट कम से कम आए, रिसोर्सेस का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो, किसी तरह का कोई वेस्टेज ना हो, एकदम मक्खन तरीके से काम हो, वो क्या है? मैनेजमेंट है। और जब हम फाइनेंस को मैनेज करते हैं, बिजनेस के अंदर जो हमने पैसा लगा रखा है, हम उस पैसे को जब मैनेज करते हैं, उसी को क्या बोला जाता है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो सबसे पहले ये समझो फाइनेंस क्या होता है। देखो बिजनेस को चलाने के लिए जो मनी रिक्वायर्ड होती है ना, बिजनेस को चलाने के लिए जो पैसा चाहिए होता है, उस पैसे को हम लोग क्या बोलते हैं? फाइनेंस बोलते हैं। आप खुद पर लेकर देख लो, खुद सोच के देख लो, अगर आपको कोई बिजनेस स्टैब्लिश करना है, तो बिजनेस स्टैब्लिश करना है, आपको मनी की रिक्वायरमेंट होगी। आपको बिल्डिंग चाहिए होगी, लैंड चाहिए होगा, रॉ मटेरियल खरीदना होगा, मशीनरी वगैरह, फिक्स्ड असेट्स खरीदने होंगे, फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है। अब आपका बिजनेस चल रहा है, उस बिजनेस को रन करने के लिए भी मनी की रिक्वायरमेंट होगी। आप अपने क्रेडिटर्स को पे करोगे, जिनसे आप रॉ मटेरियल लेकर आए हो, उन सप्लायर्स को आपको पे करना है, एम्प्लॉइज को सैलरी देनी है, बिजली पानी का बिल देना है, फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है, मनी की रिक्वायरमेंट है। अगर आपको अपने बिजनेस को ग्रो करना है और एक्सपैंड करना है और डाइवर्सिफाई करना है, नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने हैं, हर चीज के लिए आपको मनी की रिक्वायरमेंट होती है। और इसी मनी को क्या बोला जाता है? फाइनेंस। क्या बोलते हैं? फाइनेंस। मनी रिक्वायर्ड फॉर कैरिंग आउट बिजनेस एक्टिविटीज इज कॉल्ड बिजनेस फाइनेंस। बिजनेस को चलाने के लिए जिस मनी की रिक्वायरमेंट होती है, उसी मनी को हम लोग क्या बोलते हैं? बिजनेस फाइनेंस। फाइनेंस इज नीडेड टू एस्टैब्लिश अ बिजनेस। अगर बिजनेस को एस्टैब्लिश करना है, स्टार्ट करना है, फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होगी। इवन बिजनेस को चलाना है, डे टू डे एक्टिविटीज के लिए फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है। बिजनेस को मॉडर्नाइज करना है, कोई नई मशीनरी लेकर आनी है, बिजनेस को एक्सपैंड करना है, डाइवर्सिफाई करना है, नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने हैं, हर चीज के लिए मनी की रिक्वायरमेंट होती है। और इसी मनी को क्या बोला जाता है? फाइनेंस। समझ में आया? इसी फाइनेंस को मैनेज करना प्रॉपर्ली, उसे हम क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। देखो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हमारे पास में 3 चीजें आती हैं। इट रेफर्स टू एफिशिएंट एक्विजिशन ऑफ फाइनेंस। देखो एक्विजिशन ऑफ फाइनेंस का मतलब है, किसी भी कंपनी के पास में खुद के पास में ही सारा पैसा नहीं होता कि कंपनी खुद ही सारा पैसा लगाती रहे बिजनेस के अंदर। बिजनेस को बहुत सारे फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है, ऊपर देख लिया हम लोगों ने। तो हर कंपनी के पास में खुद के पास में ही सारा पैसा नहीं होता। कंपनी को इस फाइनेंस को क्या करना पड़ता है? एक्वायर करना पड़ता है। इसे हम एक्विजिशन भी बोलते हैं, इसे हम प्रोक्योरमेंट भी बोलते हैं। कंपनी इस फाइनेंस को एक्वायर करती है। कहां से एक्वायर करती है? कंपनी बैंक से लोन ले सकती है, लॉन्ग टर्म लोन्स ले सकती है, या फिर आपने देखा होगा कंपनी अपने
शेयर्स इशू करती है। कंपनी हम लोगों को, जनरल पब्लिक को शेयर्स इशू करती है, पापा वगैरह खरीदते होंगे आप लोगों के, और हम लोग कंपनी को पे करते हैं। तो कंपनी इस तरह से शेयर्स इशू करती है, खुद के बॉन्ड्स, डिबेंचर्स वगैरह इशू करती है, मार्केट से लोन लेती है। इस तरह से कंपनी क्या करती है, फंड्स को एक्वायर करती है, उन्हें प्रोक्योर करती है। तो पहली चीज है एफिशिएंट एक्विजिशन ऑफ फाइनेंस, कि उतना ही पैसा कंपनी मार्केट से उठाए, उतना ही पैसा कंपनी मार्केट से रेस करे जितने की रिक्वायरमेंट है, कम भी ना करे। अगर कम पैसा कंपनी ने रेस करा है तो कंपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं कर पाएगी। कंपनी ने ज्यादा पैसा रेस कर लिया तो कहीं ना कहीं क्या होगा, फंड्स का वेस्टेज होगा। तो एफिशिएंट एक्विजिशन ऑफ फाइनेंस होना चाहिए, जितना पैसा रिक्वायर्ड है उतना ही पैसा कंपनी मार्केट से रेस करे। ठीक है भाई, पैसा आ गया। उसके बाद में आता है एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस। देखो पैसा आ गया, कंपनी इस पैसे को अपने पास में रखकर नहीं बैठती, कंपनी को इस पैसे को यूज करना पड़ता है। कंपनी इस पैसे से बहुत सारी चीजें परचेज करती है। कंपनी इस पैसे से फिक्स्ड असेट्स भी खरीदती है। फिक्स्ड असेट्स मतलब लैंड खरीदेगी, बिल्डिंग खरीदेगी, कोई प्लांट मशीनरी इंस्टॉल वगैरह करवाएगी, किसी लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट में पैसा लगाएगी, कोई नया प्रोडक्ट कंपनी लॉन्च कर रही है तो फिक्स्ड असेट्स भी खरीदती है, साथ में करंट असेट्स भी खरीदती है। करंट असेट्स के अंदर कैश आ जाता है कि कितना पैसा कंपनी अपने पास में कैश की फॉर्म में रख रही है अपने क्रेडिटर्स वगैरह, एम्प्लॉइज वगैरह को पे करने के लिए। इसके अंदर हमारा इन्वेंट्री भी आ जाता है कि कितना पैसा कंपनी ने इन्वेंट्री के अंदर लगा रखा है, रॉ मटेरियल खरीद रखा है। तो कंपनी इस फाइनेंस को यूटिलाइज भी करती है, और यहां पर होता है एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस, कि कंपनी उतने ही पैसे को खर्च करे जितना रिक्वायर्ड है। ज्यादा पैसा खर्च करेगी, रिसोर्सेज का क्या हो रहा है, वेस्टेज हो रहा है। कम पैसा खर्च करेगी, हमारा बिजनेस नहीं चल पाएगा। ठीक है भाई, दो काम हो गए, कंपनी ने फंड्स को एक्वायर कर लिया, कंपनी उन फंड्स को क्या कर रही है, एफिशिएंटली यूटिलाइज भी कर रही है, यूज भी कर रही है। साथ में आता है एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिस्पोजल ऑफ सरप्लस फॉर स्मूथ वर्किंग ऑफ कंपनी। अब देखो कंपनी हमारी स्मूथली चल रही है, कंपनी आराम से चल रही है, कंपनी को क्या हो रहे हैं, प्रॉफिट्स हो रहे हैं। तो सारे प्रॉफिट्स को, सारे सरप्लस को कंपनी अपने पास में ही नहीं रख सकती, कंपनी को इस सरप्लस को क्या करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन भी कैसा होना चाहिए, एफिशिएंट होना चाहिए। अब कंपनी देखो इस पैसे को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करती है। सबसे पहले कंपनी अपनी सारी लायबिलिटीज को पे कर देती है। फॉर एग्जांपल कंपनी जिनसे रॉ मटेरियल खरीद कर लेकर आई है, कंपनी अपने सप्लायर्स को पे करती है, कंपनी अपने एम्प्लॉइज को सैलरी पे करती है, अपने क्रेडिटर्स वगैरह को पे कर दिया। कंपनी ने मान लो बैंक से लोन ले रखा था या फिर डिबेंचर्स, बॉन्ड्स वगैरह इशू कर रखे थे, ये क्या होता है, लोन का अमाउंट होता है। इस लोन पर कंपनी क्या पे करती है, इंटरेस्ट वगैरह पे करती है। कंपनी अपनी सारी लायबिलिटीज पे करती है। उसके बाद में कंपनी गवर्नमेंट को क्या दे देती है, टैक्सेस दे देती है। टैक्सेस देने के बाद में जो कंपनी के पास में पैसा बचता है, उस पैसे से कंपनी क्या करती है, देखो कंपनी के पास में दो तरह के शेयर होल्डर्स होते हैं, एक होते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, एक होते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स। कंपनी दो तरह के शेयर्स इशू करती है, प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर्स। तो सबसे पहले अब जब पैसा बचता है ना टैक्सेस देने के बाद में, फिर कंपनी क्या करती है, अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को क्या देती है, डिविडेंड देती है। किसे डिविडेंड देती है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। और उसके बाद में भी अगर कंपनी के पास में थोड़ा बहुत पैसा बच जाए तो कंपनी किसे डिविडेंड देती है, अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे करती है। अब कंपनी के पास में चॉइस है, इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना है, और एक काम कंपनी और कर सकती है कि उसी पैसे में से कुछ पैसा कंपनी अपने ही गुल्लक में डाल ले, अपने ही पास में रिजर्व करके रखती जाए, जिसे हम लोग बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स। क्या बोलते हैं, रिटेन्ड अर्निंग्स या फिर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। कि कुछ पैसा कंपनी अपने पास में ही रखती जाए, रिटेन करती जाए, जिसे कंपनी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती। समझ में आया, सारी लायबिलिटीज पे करी, टैक्स पे करा, फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पे करा जाएगा, फिर इक्विटी शेयर होल्डर्स को पे करा जाएगा। अब कंपनी की चॉइस है, इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड ज्यादा दे दिया तो खुद के पास में रिटेन्ड अर्निंग्स कम रखनी पड़ेगी, खुद के गुल्लक में पैसा कम डालना पड़ेगा। इक्विटी शेयर होल्डर्स को अगर कम दिया है तो खुद के पास में कंपनी रिटेन अर्निंग्स ज्यादा रख सकती है। तो ये काम भी कंपनी सोचती है, एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिस्पोजल ऑफ फंड्स, कि ये जो फंड्स है उसे कंपनी किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करे ताकि कंपनी एकदम स्मूथली चल सके, एकदम मक्खन तरीके से चल सके। इसी को बोला जाता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। समझ में आ गया। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब है ऑप्टिमल प्रोक्योरमेंट एज वेल एज यूसेज ऑफ फंड्स। उतना ही पैसा प्रोक्योर करो, यानी कि मार्केट से रेस करो, लेकर आओ जितने की रिक्वायरमेंट है, और उस पैसे को सोच समझ के यूज करना, सोच समझ के खर्च करना। दैट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। समझ में आ गया फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता क्या है।
अब देखो ये जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है, इसका क्या रोल है, इसका क्या स्कोप है, इसके अंदर होता क्या है, तो एक बार ऐसे ही देख लो, फिर डिटेल में डिस्कस करेंगे। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के थ्रू ही हमें पता चलता है कंपनी ने कितना पैसा फिक्स्ड असेट्स में लगा रखा है, और वो भी कौन कौन से फिक्स्ड असेट्स में, लैंड में कितना पैसा खर्च कर रखा है, कितने की मशीनरी इंस्टॉल करवा रखी है, बिल्डिंग में कितना पैसा खर्च कर रखा है, कौन से प्रोडक्ट में, कौन से प्रोजेक्ट में कितना पैसा लगा रखा है। इसी से हमें पता चलता है कंपनी ने कितना अमाउंट करंट असेट्स के अंदर इन्वेस्ट कर रखा है। करंट असेट्स मतलब कंपनी के पास में कैश की फॉर्म में कितना पैसा है, कंपनी ने इन्वेंटरी के अंदर यानी कि स्टॉक के अंदर रॉ मटेरियल में कितना पैसा लगा रखा है, कंपनी के बिल्स रिसीवेबल्स यानी कि डेटर्स कितने के हैं, इन सब चीजों का पता हमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट से चलता है। थर्ड है, इससे हमें पता चलता है कि कंपनी लॉन्ग टर्म फंड से कितना पैसा रेज कर रही है और शॉर्ट टर्म फंड से कितना पैसा रेज कर रही है। लॉन्ग टर्म फंड्स मतलब कि भाई कंपनी ने ऐसी जगह से पैसा रेज कर रखा है जो पैसा कंपनी लॉन्ग टर्म के अंदर रिटर्न करेगी, 5 से 25 साल के अंदर रिटर्न करेगी। शॉर्ट टर्म फंड्स मतलब फॉर एग्जांपल कंपनी शॉर्ट पीरियड के अंदर पैसे को रीपे कर देगी। फॉर एग्जांपल कंपनी किसी क्रेडिटर से सामान खरीद कर लेकर आई, किसी सप्लायर से सामान खरीद कर लेकर आई 3-4 महीने के उधार पर, 3-4 महीने के अंदर कंपनी रिटर्न कर लेगी, ये क्या है, शॉर्ट टर्म फंड्स है। ब्रेकअप ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग इनटू डेट एंड इक्विटी, ये ध्यान से समझना। कंपनी जब लॉन्ग टर्म के लिए पैसा रेज करती है, कंपनी को 5 to 25 ईयर्स के लिए मान लो पैसे की रिक्वायरमेंट है, कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए फंड्स रेज कर रही है, तो यहां पर कंपनी के पास में फंड्स रेज करने के लिए 2 सोर्सेज होते हैं। एक होता है डेट, DEBT यानी कि कर्जा, लोन समझ सकते हो, और एक होता है इक्विटी। क्या समझे, जब कंपनी को लॉन्ग टर्म फंड्स की रिक्वायरमेंट है, तो लॉन्ग टर्म के लिए जब कंपनी फंड्स रेज करती है तो कंपनी के पास में 2 सोर्सेज है, एक होता है डेट, दूसरा होता है इक्विटी। डेट को ही हम बोरोड फंड्स भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बोरोड फंड्स भी बोलते हैं। अगर कंपनी डिबेंचर्स इशू करके मार्केट से पैसा रेज करे, बैंक से लॉन्ग टर्म लोन्स कंपनी ले ले, या फिर कंपनी अपने बॉन्ड्स वगैरह इशू करके मार्केट से पैसा रहे, तो उसे हम क्या बोलते हैं, डेट बोलते हैं, क्योंकि ये कर्जा होता है, इस पैसे पर कंपनी को क्या देना पड़ता है, इंटरेस्ट देना पड़ता है। समझ में आया। वही मैं कह रही हूं, कंपनी अपने इक्विटी शेयर्स इशू कर दे, कंपनी अपने इक्विटी शेयर्स इशू कर दे, तो यार इक्विटी शेयर होल्डर्स को कोई इंटरेस्ट वगैरह कुछ नहीं देना होता, वो कंपनी के ओनर कहलाते हैं। अगर कंपनी के पास में लास्ट में पैसा बचता है तो कंपनी ने डिविडेंड देती है, अदरवाइज डिविडेंड नहीं देती। तो ये इक्विटी शेयर्स इशू करके अगर कंपनी पैसा रेज करे, या फिर कंपनी अपने गुल्लक में से पैसा निकाल ले, कंपनी के गुल्लक में जो पैसा रखा है उसे हम क्या बोलते हैं, रिटेन्ड अर्निंग्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, उसे बोला जाता है इक्विटी। तो ये भी पता लगाना कि भाई कितना पैसा कंपनी लॉन्ग टर्म के अंदर डेट से रेज करेगी, कितना इक्विटी से रेज करेगी, और यही फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है वो कहीं ना कहीं कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को भी इफेक्ट करता है। तो ये 5 पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। हमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट से पता चलता है कि कंपनी के पास में कितने अमाउंट के फिक्स्ड असेट्स हैं, और वो भी कॉम्पोजिशन, कौन कौन से फिक्स्ड असेट्स में कंपनी ने पैसा लगा रखा है, कंपनी ने कितना पैसा फिक्स्ड असेट्स में लगाया है, वो भी कौन कौन से फिक्स्ड असेट्स के अंदर। देखो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम आगे चल के पढ़ेंगे, कंपनी जो होती है वो 3 तरह के डिसीजंस लेती है। कौन कौन से, एक होता है फाइनेंसिंग डिसीजन, कौन सा डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन। एक होता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कौन सा डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। और एक होता है डिविडेंड डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन का मतलब है कंपनी किस किस सोर्सेस से पैसा लेकर आ रही है, प्रोक्योर कर रही है, डेट से पैसा लेकर आ रही है या फिर इक्विटी से पैसा लेकर आ रही है, किन किन सोर्सेस से कंपनी के पास में पैसा आ रहा है। इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के अंदर कंपनी देखती है कि कंपनी इस पैसे को कहां कहां पर खर्च करे, फिक्स्ड असेट्स में कितना पैसा लगाना है, करंट असेट्स में कितना पैसा लगाना है, ये सब कंपनी सोचती है। और डिविडेंड डिसीजन में कंपनी ये सोचती है इक्विटी शेयर होल्डर्स को कितना डिविडेंड देना है और कितना कंपनी अपने पास में रिटेन अर्निंग्स के तौर पर रखेगी। डिविडेंड ज्यादा देना है तो रिटेन अर्निंग्स कम, डिविडेंड कम देगी तो रिटेन अर्निंग्स कंपनी ज्यादा रख सकती है। तो इसी इन्वेस्टमेंट डिसीजन से पता चलता है कि कंपनी कौन कौन से फिक्स्ड असेट्स में पैसा लगा रही है और कितना पैसा लगा रही है। समझ में आया। इसी फाइनेंशियल मैनेजमेंट से हमें पता चलता है कि कंपनी ने कितना पैसा करंट असेट्स के अंदर लगा रखा है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर ही आता है कितना पैसा कंपनी ने करंट असेट्स के अंदर लगा रखा है। और करंट असेट्स भी हमारे पास में अलग अलग होते हैं, जैसे कैश में कंपनी के पास में कितना पैसा है, कंपनी ने कितने की इन्वेंट्री खरीद रखी है, स्टॉक खरीद रखा है रॉ मटेरियल का, कितना कंपनी के बिल्स रिसीवेबल्स हैं, डेटर्स है जिनके पास से फ्यूचर में पैसा आएगा हमारे पास में। तो कंपनी के इन सारे के सारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट से ही पता चलता है कंपनी ने कितना पैसा करंट असेट्स में लगाया है और कौन कौन से करंट असेट्स के अंदर। देखो ये सारे जो डिसीजंस होते हैं वो
किस पर बेस्ड होते हैं? अगर कंपनी के पास में मान लो फिक्स्ड असेट्स ज्यादा है, मशीनरी वगैरह ज्यादा है, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर कंपनी को अपने पास में कैश भी, करंट असेट्स भी ज्यादा रखने पड़ेंगे। ज्यादा फिक्स्ड असेट्स है मतलब ज्यादा लेबर की रिक्वायरमेंट होगी, ज्यादा लेबर है तो ज्यादा लेबर को सैलरी देनी पड़ेगी, तो कंपनी को कैश की रिक्वायरमेंट भी होती है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट, अगर कंपनी को ज्यादा अपने पास में रॉ मटेरियल रखने की रिक्वायरमेंट है कि प्रोडक्शन कंटिन्यू चलना चाहिए 24 आवर्स, इस सिचुएशन में कंपनी को इन्वेंट्री के अंदर ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। कंपनी की क्रेडिट पॉलिसी कैसी है कि भाई क्रेडिटर्स को कितने महीने के अंदर पे करना है, क्रेडिटर्स को फटाफट से पे करना है, 2-3 महीने के अंदर पे करना है, तो कंपनी को अपने पास में कैश में पैसा ज्यादा रखना पड़ता है ताकि वो फटाफट अपने क्रेडिटर्स को पे कर सके। इसी से हमें पता चलता है कि कंपनी लॉन्ग टर्म फंड से पैसा रेस कर रही है या फिर शॉर्ट टर्म फंड से पैसा रेस कर रही है। अगर कंपनी उस पैसे को 5 साल के अंदर अंदर रिटर्न कर देती है, मतलब शॉर्ट टर्म फंड से पैसा रेस करा है। फॉर एग्जांपल मैं कह दूं, कंपनी अपने सप्लायर से उधार पर सामान ले आई, 5-6 महीने के अंदर कंपनी अमाउंट रिटर्न कर देगी। बैंक से कोई शॉर्ट टर्म के लिए लोन ले लिया, ये क्या है? शॉर्ट टर्म फंड्स है। वहीं अगर कंपनी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए फंड्स को यूज कर रही है, फॉर एग्जांपल कंपनी ने बैंक से लॉन्ग टर्म लोन्स ले लिए, या फिर कंपनी ने कोई शेयर्स वगैरह इशू करे हैं, कंपनी ने कोई डिबेंचर्स वगैरह इशू करे हैं, वो क्या होते हैं? लॉन्ग टर्म फंड्स होते हैं। कंपनी इस पैसे को लॉन्ग टर्म में रिटर्न करती है। अब देखो, अगर कंपनी चाहती है, वो लिक्विडेशन की पॉलिसी को प्रेफर करती है कि कंपनी के पास में हर वक्त कैश के अंदर पैसा होना चाहिए। लिक्विडेशन मतलब कंपनी के पास में हर वक्त कैश के अंदर पैसा होना चाहिए, तो इस सिचुएशन में कंपनी जो है वो लॉन्ग टर्म फंड से पैसा रेस करती है। लॉन्ग टर्म फंड से पैसा रेस कर लेती है लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए। कंपनी के पास में अच्छा खासा कैश भी रहता है, लेकिन इसका एक नुकसान भी है। अगर कंपनी लॉन्ग टर्म फंड से बहुत ज्यादा पैसा रेस करती है तो कहीं ना कहीं कंपनी के प्रॉफिट्स कम होने लग जाते हैं, क्योंकि इन लॉन्ग टर्म फंड्स के लिए कंपनी को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट पे करना होता है। अगर कंपनी बैंक से लोन ले रही है लॉन्ग टर्म के लिए, डिबेंचर्स वगैरह इशू करके पैसा रेस कर रही है, तो कंपनी को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं कंपनी का प्रॉफिट भी कम हो सकता है। तो ये सारी चीजों का पता भी हमें किससे चलता है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट से। ब्रेकअप ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग इनटू डेट एंड इक्विटी, अभी मैंने बताया था, अगर कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए पैसा रेस करना है मार्केट से, तो कंपनी के पास में 2 ऑप्शंस है। एक ऑप्शन होता है डेट, दूसरा ऑप्शन क्या होता है? इक्विटी। डेट मतलब कर्जा, ये उधार है। डेट पे कंपनी को क्या पे करना पड़ता है? इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, और इक्विटी पर कोई इंटरेस्ट पे करना नहीं होता। ये लोग क्या कहलाते हैं? कंपनी के ओनर्स कहलाते हैं। तो इसका पता भी हमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट से ही चलता है कि कंपनी कितना पैसा तो इक्विटी शेयर्स इशू करके रेस कर रही है, रिटेन्ड अर्निंग से रेस कर रही है, और कितना पैसा कंपनी डिबेंचर्स इशू करके या फिर दूसरे जो भी बोरोड फंड्स हैं, लोन्स वगैरह से रेस कर रही है। लास्ट है, ये जो हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, ये कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को भी बहुत ही तरीके से अफेक्ट करता है। सोचो, कंपनी फिक्स्ड असेट्स में बहुत ज्यादा पैसा लगा रखा है। अब हमें पता है फिक्स्ड असेट्स पे क्या लगता है? डेप्रीशिएशन लगता है, उनकी वैल्यू हर साल गिरती जाती है। ये डेप्रीशिएशन हम लोग कहां दिखाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाते हैं। ये क्या होता है? एक्सपेंस होता है। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूं, मान लो कंपनी ने बहुत ज्यादा डिबेंचर्स इशू करके या फिर लॉन्ग टर्म लोन से पैसा रेस कर रखा है, तो उन डिबेंचर्स, लॉन्ग टर्म लोन्स पर भी कंपनी को क्या पे करना होता है? इंटरेस्ट पे करना होता है। ये इंटरेस्ट भी हम कहां दिखाते हैं? P&L अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाते हैं। ये हमारा एक्सपेंस है। एक्सपेंस बढ़ते जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है P&L अकाउंट नेगेटिवली अफेक्ट होगा ना, कंपनी के प्रॉफिट्स गिरते जाएंगे। तो इस तरह से ये जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो हर चीज को अफेक्ट करता है। समझ में आया फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता क्या है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्या रोल है? अब देखो, ये जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, इस पैसे को मैनेज करना क्यों जरूरी है, इसका क्या मकसद है, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो अगर कभी भी छोटा क्वेश्चन आ जाए कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मेन मोटिव क्या है, तो हमेशा याद रखना, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मेन मोटिव है कि जो इक्विटी शेयर होल्डर्स है ना, जिनके पास में कंपनी के इक्विटी शेयर्स हैं, उनकी वेल्थ हमेशा क्या होनी चाहिए? मैक्सिमाइज होनी चाहिए। इक्विटी शेयर होल्डर्स को सबसे ज्यादा फायदा होना चाहिए। इक्विटी शेयर होल्डर्स को टाइम टू टाइम डिविडेंड मिलता रहे। इक्विटी शेयर होल्डर्स के जो शेयर्स, उनकी प्राइसेस बढ़ती जाए। किसी शेयर होल्डर ने हमारे शेयर्स 500 रुपए में खरीदे थे, वो शेयर्स 800 के हो जाएं, 1000 के हो जाएं, तो हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स की वेल्थ क्या होगी? मैक्सिमाइज होगी। ये मेन मोटिव है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। याद रहेगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मेन मोटिव क्या है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स की वेल्थ क्या होनी चाहिए? मैक्सिमाइज होनी चाहिए। इसी को हम बोलते हैं वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कॉन्सेप्ट। क्या कहते हैं? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कॉन्सेप्ट। अच्छा, अब देखो ये क्यों है मेन ऑब्जेक्टिव, ये समझो। मैंने क्या कहा? कंपनी के पास में जो पैसा होता है, सबसे पहले कंपनी अपनी लायबिलिटीज पे ऑफ करती है। कंपनी किसे पे करती है? अपने
सप्लायर्स को पे कर देती है, कंपनी अपने सारे के सारे क्रेडिटर्स को भी पे कर देती है, कंपनी अपने जो एम्प्लॉइज हैं उन्हें भी सैलरी दे देती है, सारी लाइबिलिटीज पे कर दी। फिर कंपनी के पास में पैसा बचता है, कंपनी उस पैसे से क्या देती है, टैक्सेस वगैरह पे करती है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और रह गई, कंपनी जो है वो इंटरेस्ट भी पे कर देती है, जो भी लोन वगैरह कंपनी ने ले रखे हैं, डिबेंचर्स इशू कर रखे हैं, उन पर इंटरेस्ट भी पे करती है। फिर जो पैसा बचता है कंपनी उस पैसे पर क्या देती है, टैक्सेस देती है। टैक्सेस देने के बाद में जो पैसा बचता है उससे कंपनी क्या करती है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देती है। किसे डिविडेंड देती है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। और अगर फिर भी पैसा बच जाए तो कंपनी की चॉइस है, कंपनी दो काम कर सकती है, उस पैसे में से कंपनी डिविडेंड देती है। किसे डिविडेंड देती है, अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देती है। ये जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं ये कहलाते हैं कंपनी के मालिक यानी कि ओनर्स। और कुछ पैसा कंपनी अपने पास में भी रख सकती है जिसे हम लोग बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स। अब यहाँ पर कंपनी के पास में चॉइस है भाई, अगर डिविडेंड ज्यादा रखेगी तो रिटेन्ड अर्निंग्स कम रखनी पड़ेंगे, डिविडेंड कम होगा तो रिटेन्ड अर्निंग्स ज्यादा रख सकती है कंपनी। अब सोच के देखो, कंपनी का मेन मकसद क्या है, इक्विटी शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज करना। अगर कंपनी ने इनके बारे में सोच लिया जिन्हें हम लास्ट में पे कर रहे हैं, इनकी वेल्थ मैक्सिमाइज होनी चाहिए, इसका मतलब इससे जो पहले वाले हैं, जो ऊपर वाले हैं, उनका भला तो अपने आप हो गया या नहीं हो गया। आपने आखिरी वाले के लिए सोच लिया तो अपने आप ऊपर वालों का तो भला हो ही गया ना, समझ में आया। तो मेन मकसद क्या है, इक्विटी शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज करना। लेकिन इस मकसद को पूरा करते करते कंपनी के और भी ऑब्जेक्टिव्स पूरे हो जाते हैं, जैसे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मोटिव है कि कंपनी के प्रॉफिट जो हैं वो ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमाइज होने चाहिए। अगर कंपनी के प्रॉफिट्स मैक्सिमाइज होंगे तभी वो सप्लायर्स को टाइम पर पे करेगी, क्रेडिटर्स को पे करेगी, एम्प्लॉइज को देगी, तभी वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, इक्विटी शेयर होल्डर्स वगैरह को डिविडेंड दे सकती है। तो एक क्या हो गया, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। सेकंड है मेंटेनेंस ऑफ लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब होता है हाथ में पैसा रहना। कंपनी के पास में लिक्विड में पैसा होना चाहिए, कैश की फॉर्म में पैसा होना चाहिए, ताकि कंपनी टाइम टू टाइम अपने सप्लायर्स को, अपने क्रेडिटर्स को, अपने एम्प्लॉइज को, इन सबको पे कर सके, लोन वगैरह पर इंटरेस्ट पे कर सके। थर्ड होता है प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मोटिव है सारे रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना चाहिए। जितना पैसा रिक्वायर्ड है उतना ही मार्केट से रेस करो, जितना पैसा रिक्वायर्ड है उतने ही पैसे को खर्च करो। मतलब रिसोर्सेज का ऐसा यूटिलाइजेशन हो कि ज्यादा भी रेस ना करो, कम भी रेस ना करो। कभी जरूरत पड़ने पर ऐसी भी कंडीशन नहीं होनी चाहिए कि हमारे पास में तो पैसा ही नहीं है, हमारे पास में सफिशिएंट फंड्स अवेलेबल होने चाहिए। और लास्ट है मीटिंग द फाइनेंशियल कमिटमेंट्स विद क्रेडिटर्स। अगर कंपनी ने अपने क्रेडिटर्स को कोई कमिटमेंट कर रखी है कि इनसे हम सामान खरीद के लेकर आए हैं, हमने इन्हें कमिटमेंट करी है कि 5 मंथ्स बाद में हम आपको आपका पैसा रिटर्न करेंगे, तो कंपनी अपने कमिटमेंट्स को पूरा करे, 5 महीने बाद में कंपनी इन्हें पे करे, इतना पैसा कंपनी के पास में होना चाहिए। ये सारे क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के। समझ में आया। तो इस ऑब्जेक्टिव को अगर हम अचीव कर रहे हैं, मतलब ये सारे ऑब्जेक्टिव्स तो हमने अपने आप ही अचीव कर लिए। छोटे नंबर में क्वेश्चन पूछेगा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स। बड़ा क्वेश्चन आता है तो हमें 5 लिखने हैं। समझ में आया। इसके बाद में देखो बात करते हैं, अब जो कंपनी है, कोई भी कंपनी ले लो, वो 3 तरह के फाइनेंशियल डिसीजंस लेती है। मैंने पीछे भी समझाया था, कोई भी कंपनी 3 तरह के फाइनेंशियल डिसीजंस लेती है। एक होता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, एक होता है फाइनेंसिंग डिसीजन और एक होता है डिविडेंड डिसीजन। सबसे पहले फाइनेंसिंग डिसीजन समझ लो। देखो फाइनेंशियल और फाइनेंसिंग में कंफ्यूज मत होना। 3 तरह के फाइनेंशियल डिसीजंस होते हैं, उसमें से एक आता है फाइनेंसिंग डिसीजन। इसका मतलब है कंपनी कहां से पैसा एक्वायर करे, कंपनी कहां से पैसा लेकर आए, कहां से पैसा कंपनी प्रोक्योर करे। तो हम लोगों ने देखा था फाइनेंसिंग डिसीजंस में कंपनी के पास में 2 ऑप्शंस हैं। कंपनी डेट से पैसा रेज कर सकती है, बैंक से लॉन्ग टर्म लोन्स लेकर पैसा रेज कर सकती है, या फिर कंपनी डिबेंचर्स इशू करके, बॉन्ड्स इशू करके मार्केट से पैसा रेज कर सकती है, अपने क्रेडिटर्स से पैसा ले ले, अपने सप्लायर्स से उधार पर सामान लिया है कि बाद में रिटर्न कर देंगे। और एक होता है कंपनी जो है वो इक्विटी के थ्रू भी पैसा रेज कर सकती है। इक्विटी के अंदर हमारे पास में 2 ऑप्शंस आते हैं। एक तो कंपनी क्या इशू कर दे, इक्विटी शेयर्स इशू करके मार्केट से पैसा रेज कर सकती है, और दूसरा क्या है, कंपनी अपने गुल्लक में से पैसा निकाल सकती है, जिसे हम बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स। ये क्या है, इक्विटी है। तो फाइनेंसिंग डिसीजन का मतलब है कि कंपनी कौन से सोर्स से पैसा लेकर आए। मान लो 70% पैसा कंपनी डेट से लेकर आ रही है, 30% पैसा कहां से लेकर आ रही है, इक्विटी से लेकर आ रही है। तो ये रेशियो डिसाइड करने का काम भी किसमें आता है, फाइनेंशियल डिसीजंस में। समझ में आ गया।
डेट से कितना पैसा रेज करना है, इक्विटी से कितना पैसा रेज करना है। फिर आता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, भाई पैसा आ गया, अब इस पैसे को कहां इन्वेस्ट करा जाए। तो यहां पर भी कंपनी के पास में दो चीजें हैं, एक होता है फिक्स्ड एसेट्स और एक होता है करंट एसेट्स। ऐसा नहीं है कि किसी एक ही में पैसा लगाना है, पैसा दोनों में लगाना होता है, लेकिन एक रेशियो भी तो डिसाइड करना पड़ता है कि फिक्स्ड एसेट्स में 60% पैसा लगा रखा है, करंट एसेट्स में 40% पैसा लगा रखा है। तो ये रेशियो डिसाइड करना कितना पैसा फिक्स्ड एसेट्स में लगाएं, और फिक्स्ड एसेट्स में भी हम कौन से एसेट्स में पैसा लगाएं, कौन सी मशीनरी खरीदनी है, कौन से प्रोजेक्ट में पैसा लगाना है, कौन से नए प्रोडक्ट के अंदर पैसा लगाना है, कौन से करंट एसेट्स में पैसा लगाना है, हमारी इन्वेंट्री कितने की होनी चाहिए, ये किस में आता है, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में। और लास्ट आता है डिविडेंड डिसीजन, कि कंपनी को जो सरप्लस हो रहा है ना, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी डिविडेंड देने के बाद में, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी डिविडेंड दे दिया, उसके बाद में जो कंपनी को सरप्लस हो रहा है, तो कंपनी सोचती है कि मैं डिविडेंड कितना दूं और रिटेन्ड अर्निंग्स कितनी रखूं। अगर कंपनी डिविडेंड ज्यादा दे देती है इक्विटी शेयर होल्डर्स को, तो कंपनी को अपने पास में रिटेन्ड अर्निंग्स कम रखनी पड़ती है। अगर कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देती है, तो कहीं ना कहीं शेयर होल्डर्स नाराज हो जाते हैं कि हमें डिविडेंड कम मिला है, लेकिन कंपनी की रिटेन्ड अर्निंग्स बढ़ जाती है, कंपनी फ्यूचर में इस पैसे को यूज कर सकती है। ये तीनों डिसीजंस हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे इन्वेस्टमेंट डिसीजन की। देखो याद रखना, इन्वेस्टमेंट डिसीजन का ही दूसरा नाम है कैपिटल बजटिंग डिसीजन। क्या बोलते हैं, कैपिटल बजटिंग डिसीजन। याद कर लो, इन्वेस्टमेंट डिसीजन का दूसरा नाम क्या है, कैपिटल बजटिंग डिसीजन। यहां पर कंपनी सोचती है कि कंपनी अपने पैसे को कहां पर इन्वेस्ट करे, कौन से फिक्स्ड एसेट्स में पैसा लगाए, कौन से करंट एसेट्स में पैसा लगाए। समझ में आया? This decision means careful selection of assets in which funds will be invested by the firms। इस डिसीजन के अंदर जो कंपनी है, जो फर्म है, वो बहुत ही केयरफुली सोचती है कि वो कौन से असेट्स के अंदर पैसा लगाए। A firm may have many options to invest their funds, but firm has to select the most appropriate investment which will bring maximum benefits for the firm, and deciding or selecting most appropriate proposal is investment decision। देखो हर फर्म के पास में बहुत सारे प्रपोजल्स होते हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट होते हैं, प्रोजेक्ट ए है, प्रोजेक्ट बी है, प्रोजेक्ट सी है, इसमें पैसा लगाएं, इसमें पैसा लगाएं, इसमें पैसा लगाएं। यही सोचना कि हमें कौन से प्रोजेक्ट में पैसा लगाना है, कितना पैसा फिक्स्ड एसेट्स में लगाना है, कितना करंट एसेट्स में लगाना है, बहुत सारे ऑप्शंस में से देखना, यार इस प्रोडक्ट में पैसा लगाना है, इस प्रोजेक्ट में पैसा लगाना है, इसी को बोला जाता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। और कंपनी ऐसी जगह पैसा इन्वेस्ट करती है जहां से कंपनी को क्या हो, मैक्सिमम बेनिफिट हो, मैक्सिमम रिटर्न्स हो। द फर्म इन्वेस्टेड फंड्स बोथ इन फिक्स्ड एज वेल एज करंट एसेट्स। मैंने बता ही दिया, फर्म जो है वो अपना पैसा फिक्स्ड एसेट्स में भी लगाती है, लैंड में, बिल्डिंग में, मशीनरी के अंदर, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स के अंदर, जैसे रिलायंस जियो लेकर आया था, ये क्या था, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट था। लॉन्ग टर्म चीजों के अंदर प्लांट मशीनरी वगैरह में जो पैसा लगाती है, दैट इज फिक्स्ड एसेट्स। और फर्म जो होती है वो करंट एसेट्स में भी पैसा लगाती है कि भाई इतने की इन्वेंट्री खरीद रखी है, इतने का रॉ मटेरियल खरीद रखा है, इतना पैसा हमारे पास में कैश के अंदर है। समझ में आया? जब फर्म फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड डिसीजंस लेती है ना, सिर्फ और सिर्फ फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड डिसीजंस लेती है कि हमें कौन से प्रोजेक्ट में पैसा लगाना है, हमें कौन से फिक्स्ड एसेट में पैसा लगाना है, कौन सी मशीनरी में, कौन से लैंड में पैसा लगाना है, उसे पर्टिकुलरली बोला जाता है कैपिटल बजटिंग डिसीजन। क्या बोलते हैं? कैपिटल बजटिंग डिसीजन। क्योंकि ये वाला इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इस पूरे का नाम बढ़ गया कैपिटल बजटिंग डिसीजन। समझ में आया? फर्म फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स दोनों में पैसा लगाती है। जब फर्म फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड डिसीजंस लेती है, तब उन्हीं डिसीजंस को हम बोल देते हैं कैपिटल बजटिंग डिसीजन। समझ में आया? अब देखो ये जो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस होते हैं, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इसका क्या स्कोप है, इन इन्वेस्टमेंट डिसीजन में आता क्या क्या है, ये भी समझ सकते हो। देखो एग्जाम में कोई भी नाम आ सकता है, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस भी लिखा हुआ आ सकता है, कैपिटल बजटिंग डिसीजन भी लिखा हुआ आ सकता है। ये जो हमारे कैपिटल बजटिंग डिसीजंस हैं, इनसे कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस की जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ है वो अफेक्ट होती है। देखो हम लोगों ने किसी बड़े प्रोजेक्ट में पैसा लगाया है, किसी बड़े फिक्स्ड एसेट में पैसा लगाया, तो ऐसा नहीं कि पैसा लगा दिया आज और कल से हमें रिटर्न मिलने लग जाएगा। इनसे रिटर्न मिलने में हमें सालों साल लग जाते हैं, 10-10, 20-20 साल लग जाते हैं। 10-10, 20-20 साल बाद में हमें रिटर्न मिलता है। तो कहीं ना कहीं ये जो हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन कर रहे हैं, इस पर हमारी जो फ्यूचर की ग्रोथ है, जो फ्यूचर की प्रोस्पेरिटी है, वो डिपेंडेंट होती है। फंड्स जो है वो हम लॉन्ग टर्म एसेट्स में लगाते हैं, जिनसे रिटर्न हमें कब मिलता है, फ्यूचर में मिलता है, 10-10, 20-20 साल बाद में मिलता है। तो हमारी फ्यूचर की ग्रोथ, हमारी कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ, जो प्रोस्पेरिटी है, वो इन डिसीजंस पर बेस्ड होती है।
होती है, हमारी लॉन्ग टर्म ग्रोथ इन पर बेस्ड है। लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स इन्वॉल्व, यहां पर ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड्स इन्वॉल्व होते हैं क्योंकि हम लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स के अंदर पैसा लगाते हैं। कोई नया प्रोजेक्ट हम लॉन्च कर रहे हैं, उसमें हमने पैसा लगाया है, कोई बड़ा फिक्स्ड असेट हम खरीद रहे हैं, बहुत बड़ी करोड़ों की प्लांट और मशीनरी हम इंस्टॉल करवा रहे हैं, ऐसी जगह पर थोड़ा बहुत पैसा नहीं लगता है, ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड्स लगते हैं और ये डिसीजन बहुत ही सोच समझ के लेना पड़ता है। एक बार अगर आपने किसी रॉन्ग प्रपोजल में पैसा लगा दिया तो कहीं ना कहीं आपके लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स क्या हो जाएंगे, वेस्ट हो जाएंगे। बहुत ज्यादा रिस्क भी इन्वॉल्व है। रिस्क क्यों इन्वॉल्व है? क्योंकि हमें यहाँ पर रातों रात रिटर्न नहीं मिलता, रिटर्न मिलने में 10-10, 20-20 साल लग जाते हैं। तो जब तक हमारे पास में रिटर्न नहीं आ रहा, हमें उससे कोई फायदा नहीं हो रहा, तब तक तो हम रिस्क के अंदर है ना कि यार हमारे करोड़ों रुपए डूबे हुए हैं। वो हमें रिटर्न कब मिलेगा? 10-20 साल बाद में, तब हमारा रिस्क खत्म होगा। लेकिन 10-20 साल के अंदर हम क्या है, एक मतलब नाव के अंदर बैठे हुए हैं जो डूब भी सकती है और अच्छे से चल भी सकती है, ऐसी सिचुएशन है। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा रिस्क होता है क्योंकि रिटर्न्स जो है वो लॉन्ग रन के अंदर हमें मिलते हैं। जब तक रिटर्न्स मिलने ला लग जाए तब तक कंपनी किसके अंदर रहती है? रिस्क में रहती है। इरिवर्सिबल डिसीजन है, ऐसे डिसीजन है जिन्हें कंपनी बार बार बदल नहीं सकती। कंपनी ने किसी रॉन्ग प्रपोजल में पैसा लगा दिया, कंपनी का पैसा डूबने लग गया, अब कंपनी अपने डिसीजन को रिवर्स नहीं कर सकती है, बदल नहीं सकती है। रातों रात कंपनी अपने डिसीजन को चेंज नहीं कर सकती क्योंकि ह्यूज कॉस्ट लगता है। और अगर कंपनी अपने डिसीजन को रिवर्स करती है, दोबारा से अपना पैसा लेती है, कुछ भी ऐसा करती है ना, इस सिचुएशन के अंदर कंपनी को अच्छा खासा लॉस हो सकता है, कंपनी के फंड्स का वेस्टेज हो सकता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन, देखो ये तो समझ में आ गया कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन का क्या इंपॉर्टेंस है, इसके क्या स्कोप है, लेकिन इन्वेस्टमेंट डिसीजन को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। अगर कंपनी कहीं पर पैसा इन्वेस्ट कर रही है, किसी फिक्स्ड असेट के अंदर, किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगा रही है, तो कौन कौन से फैक्टर्स कंपनी को अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट है कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट, उस प्रोजेक्ट से कंपनी के पास में कितना कैश फ्लो आएगा। देखो कंपनी अगर किसी भी प्रोजेक्ट में पैसा लगाती है तो कंपनी मन में इतना तो एक्सपेक्ट करती है ना कि इस प्रोजेक्ट से मेरे पास में हर महीने इतने का कैश इनफ्लो होता रहेगा। समझ में आ रहा है? आपने कहीं पर पैसा लगा रखा है तो आप इतना तो एक्सपेक्ट करोगे ना कि इस प्रोजेक्ट से आपके पास में हर महीने इतना कैश आता जाए, ताकि आप अपने डे टू डे एक्सपेंसेस तो बियर कर सको एटलीस्ट। व्हेनेवर अ कंपनी इज इन्वेस्टिंग ह्यूज फंड्स, जब भी कंपनी ह्यूज पैसा इन्वेस्ट करती है, इट एक्सपेक्ट सम रेगुलर अमाउंट ऑफ कैश फ्लो। तो कंपनी एक्सपेक्ट करती है कि यार इस प्रोजेक्ट से मेरे पास में रेगुलर तौर पर थोड़ा बहुत कैश तो आना चाहिए, कैश का इनफ्लो होना चाहिए, ताकि डे टू डे रिक्वायरमेंट्स पूरी हो सके, डे टू डे खर्चा निकल सके। तो वही है, किसी भी प्रोजेक्ट में पैसा लगाने से पहले जो कंपनी है वो कैश इनफ्लो को अच्छे से एनालाइज कर लेती है कि इस प्रोजेक्ट से हमारे पास में कितना कैश आता रहेगा, हमारे खर्चे निकलते रहेंगे। सेकेंड है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कि इस प्रोजेक्ट से कंपनी को कितना रिटर्न मिलेगा। कंपनी के पास में ऑप्शन है, प्रोजेक्ट ए है जिससे रिटर्न मिल रहा है 10%, रेट ऑफ रिटर्न है 10% का। दूसरा प्रपोजल है प्रोजेक्ट बी जिससे रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है 12% का। नॉर्मल सिचुएशन के अंदर कंपनी कौन सा प्रोजेक्ट चूज करेगी? प्रोजेक्ट बी चूज करेगी, प्रोजेक्ट ए को क्या कर देगी? रिजेक्ट कर देगी। तो सेकंड क्या हो गया कि उस प्रोजेक्ट से कंपनी को कितना रिटर्न मिलेगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया इज रेट ऑफ रिटर्न, सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है कि प्रोजेक्ट से कितना रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा। दीज कैलकुलेशंस आर बेस्ड ऑन द एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड होता है, अंदाजा लगाया जाता है कि इस प्रोजेक्ट से कितना रिटर्न मिल सकता है। साथ में कंपनी थोड़ा सा ये भी दिमाग में रखती है कि इस प्रोजेक्ट के अंदर कितना रिस्क इन्वॉल्व है। कंपनी वो प्रोजेक्ट चूज करती है जिसमें रिस्क कम होता है और रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा है। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूं प्रोजेक्ट बी के अंदर रिस्क भी कम है और रेट ऑफ रिटर्न भी ज्यादा है, तो कंपनी कौन सा प्रोजेक्ट चूज करेगी? प्रोजेक्ट बी। समझ में आया? रेट ऑफ रिटर्न हो गया। और लास्ट होता है इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया। इसमें कंपनी अलग अलग तरह की चीजें देखती है पैसा लगाने से पहले। देयर आर वेरियस अदर क्राइटेरिया, हम लोगों ने पीछे जो देखा है ना कि कितना कैश इनफ्लो होने वाला है प्रोजेक्ट से, कितना रेट ऑफ रिटर्न है, इसके अलावा भी और अदर क्राइटेरियाज होते हैं जिनको ध्यान में रखते हुए कंपनी पैसा इन्वेस्ट करती है। जैसे अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर, कंपनी किसी प्रोजेक्ट में किसी मशीनरी वगैरह में पैसा लगा रही है तो कंपनी अपने दिमाग में रखती है यार इस प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए, इस मशीनरी पर काम करने के लिए हमारे पास में लेबर तो अवेलेबल है ना सफिशिएंट, हमारी लेबर को वो काम तो आता है ना, हमारे पास में इतनी टेक्नोलॉजी तो है ना कि हम इस प्रोजेक्ट पर काम कर सके, इस मशीनरी को हम ऑपरेट कर सके, हमारे पास में रिक्वायर्ड लेबर तो है ना, हमारे पास में सफिशिएंट इनपुट्स अवेलेबल है, मशीनरी वगैरह अवेलेबल तो है ना, ताकि हम इस प्रोजेक्ट पे काम कर सके। हो सकता है प्रोजेक्ट पेपर पर दिखने में अच्छा लग रहा है लेकिन प्रैक्टिकली हम इस प्रोजेक्ट को अप्लाई ही नहीं कर सकते। द डिसीजंस टू इन्वेस्ट इन अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट इन्वॉल्व्स अ नंबर ऑफ कैलकुलेशंस, कंपनी बहुत सारी कैलकुलेशंस करती है कि हम कंपनी को कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना है, कितना
प्रोजेक्ट से हमारे पास में इनफ्लोज आएंगे, जो फर्स्ट वाला देखा, कितना रेट ऑफ रिटर्न है, साथ में इंटरेस्ट रेट भी देखती है। मैंने कहा कंपनी जो है वो किसी चीज के अंदर पैसा लगा रही है जहां से कंपनी को रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है, कंपनी को रिटर्न मिल रहा है मान लो कितने का, 12% का, लेकिन इसमें पैसा लगाने के लिए कंपनी ने मान लो बैंक से लोन लिया था, तभी तो कंपनी पैसा लगा रही है। कंपनी ने बैंक से लोन लिया था और इस लोन के अमाउंट पर जो कंपनी है वो इंटरेस्ट पे करती है, और ये जो इंटरेस्ट की रेट है ये मान लो 15% है। तो इस प्रोजेक्ट को चूज करना तो एकदम गलत है। कंपनी को रिटर्न मिल रहा है 12% का सिर्फ, और कंपनी लोन के अमाउंट पर इंटरेस्ट दे रही है 15% का, तो ऐसा प्रोजेक्ट कंपनी चूज नहीं करेगी। तो ये अदर चीजें भी कंपनी को दिमाग में रखनी पड़ती हैं। इन्हीं टेक्निक्स को, ये जो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड टेक्निक्स होती है ना, जो मैंने बताया, हमारे पास में टेक्नोलॉजी अवेलेबल है क्या, लेबर है क्या, इनपुट्स हैं, मशीनरी है क्या, कंपनी देखती है कितना अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट है, इंटरेस्ट रेट कितनी देनी है लोन के अमाउंट पर, कितना कैश इनफ्लो होगा, क्या रेट ऑफ रिटर्न है, इन्हीं सबको बोला जाता है कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स। क्या कहते हैं? कैपिटल बजटिंग टेक्निक। समझ में आया? तो इसी के साथ में हम लोगों ने हमारा फर्स्ट डिसीजन पूरा कंप्लीट कर लिया। आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता क्या है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्या रोल होता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के 5 ऑब्जेक्टिव्स, मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज करना। 3 तरह के फाइनेंशियल डिसीजंस होते हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन हम लोगों ने पूरा पढ़ लिया, इसका दूसरा नाम है कैपिटल बजटिंग डिसीजन। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, और इंपॉर्टेंट टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो अब 2 छोटे छोटे से क्वेश्चंस दे रही हूं जिनके आंसर्स आप मुझे कमेंट्स में करोगे। पहला क्वेश्चन है, मुझे बताना फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। सारे ऑब्जेक्टिव्स बताना, साथ में ये भी लिखना कि मेन ऑब्जेक्टिव कौन सा है। एक क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल बजटिंग डिसीजंस। ये इंपॉर्टेंट है सेकंड वाला क्वेश्चन, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल बजटिंग डिसीजन। समझ में आया? तो इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर्स मुझे कमेंट्स के अंदर करना। कल की क्लास में हम लोग आगे का करेंगे। सो आई विल सी यू टुमारो। बाय बाय।